हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी का मॉडल पेपर नंबर 2। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? परिवार का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बौद्धिक वातावरण दोस्तों या यूं कहें कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है, ये संज्ञानात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो या बौद्धिक विकास हो, ये सभी एक ही चीजें होती हैं। तो दोस्तों इसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा? दोस्तों सबसे अधिक जो बालक रहता है वह परिवार में रहता है, और यदि परिवार का वातावरण सही नहीं है, मानसिक रूप से परिवार का वातावरण सही नहीं है, या यूं कहें परिवार का वातावरण थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला है, तो इससे बालक का जो बौद्धिक विकास है वह प्रभावित होता है। तो यानी दोस्तों क्या कह सकते हैं हम कि बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वह परिवार का ही वातावरण होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? एक तंत्रीय, अनुज्ञात्मक, प्रजातांत्रिक या नियंत्रतात्मक? बताइए दोस्तों, किशोर से व्यवहार करने की जो सबसे सर्वोच्चतम विधि है वह कौन सी है? किशोरावस्था का बालक आप सभी जानते हैं, वह बालक थोड़ा हठी होता है, यानी वह अपने आप को ही सही मानता है। क्या दोस्तों? अपने आप को ही सही मानता है। आप भी किशोरावस्था से गुजरे हैं, आप भी जानते होंगे इस बात को। तो यदि दोस्तों आप उससे एक तंत्रीय व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर विवाद का चांस अत्यंत बढ़ जाएगा और वह आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। अनुज्ञात्मक यानी दोस्तों उसको केवल आज्ञा देते रहेंगे, तो यह भी एक गलत विधि होगी। परंतु दोस्तों यदि आप उससे प्रजातांत्रिक रूप से यानी लोकतांत्रिक रूप से चर्चा करते हैं, उससे व्यवहार करते हैं, तो यह एक किशोर से बात करने का और व्यवहार करने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो किशोरावस्था होती है इसको स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यदि यह कहा जाए कि कक्षा 7 के बच्चे लिखना पढ़ना नहीं जानते तो इस परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा होगा? विद्यार्थियों का मंद बुद्धि होना, अभिभावकों की लापरवाही, अवरोध रहित नीति या सतह एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग? बताइए दोस्तों, यदि यह कहा जाए कि कक्षा 7 के बच्चे लिखना पढ़ना नहीं जानते तो इस परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? क्या विद्यार्थियों की मंद बुद्धि हो सकती है, या अभिभावकों की लापरवाही हो सकती है, या दोस्तों अवरोध रहित नीति हो सकती है, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग है? तो दोस्तों यह जो है एक सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक असंवेदनशील प्रयोग है। क्या है दोस्तों? एक असंवेदनशील प्रयोग है, क्योंकि कक्षा 7 के जो बच्चे होंगे क्या वह लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे? यह एक असंवेदनशील, एक तरह से आपका जो मूल्यांकन किया है आपने, यह एक असंवेदनशील मूल्यांकन यानी गलत मूल्यांकन है। बच्चे कक्षा 7 में है तो पढ़ना लिखना जानते होंगे। कुछ परसेंट की नहीं कही जा सकती, लेकिन दोस्तों 99.99% बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ना लिखना जानते होंगे कक्षा 7 के। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों के भाषणों द्वारा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, प्रासंगिक साहित्य से, शिक्षक के अनुकरणीय व्यक्तित्व से? बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है कब दोस्तों? विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की एक अच्छी, श्रेष्ठतम माने दोस्तों अच्छी या उच्च स्तर की
उच्च स्तर के जो मूल्य हैं उनकी स्थापना की जा सकती है। लब्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की क्या भाषण द्वारा की जा सकती है, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा की जा सकती है दोस्तों, प्रासंगिक साहित्य के द्वारा, या दोस्तों शिक्षण के अनुकरणीय व्यक्तित्व द्वारा। अनुकरणीय व्यक्तित्व का मतलब है दोस्तों शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा हो जिसका बच्चे क्या कर सकें, अनुकरण कर सकें। तो बताइए दोस्तों श्रेष्ठतम जो नैतिक मूल्य हैं उनकी स्थापना किस प्रकार से बच्चों में की जा सकती है। दोस्तों जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं, शिक्षक के साथ रहते हैं विद्यालय में, और वो शिक्षक के जैसा बनना चाहते हैं। क्या दोस्तों, शिक्षक के जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों जो शिक्षक का व्यक्तित्व होना चाहिए वो श्रेष्ठतम मूल्यों वाला होना चाहिए। इससे बच्चे जो है उसको अनुकरण करके क्या कर सकेंगे, अपने मूल्यों की स्थापना कर सकेंगे, नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकेंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसाओं की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, कोठारी कमीशन 1964 या 66, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक रूपरेखा। बताइए दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो शुरुआत की गई थी वह किसके द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को नया उपविषय या पाठ प्रारंभ करना चाहिए, शिक्षक स्वयं के अनुभवों से करना चाहिए, शिक्षक को स्वयं के अनुभवों से करना चाहिए, शिक्षार्थियों में उपलब्ध कुछ रुचियों के आधार पर, या विषय के अवलोकन से करना चाहिए, या दोस्तों विषय के महत्व की व्याख्या से करना चाहिए। बताइए शिक्षक को नए उपविषय या पाठ का प्रारंभ किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों किस प्रकार से करना चाहिए, जो शिक्षार्थी हैं उनकी जो रुचियां हैं, जो कुछ रुचियां हैं उनके आधार पर नए पाठ या नए उपविषय का प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शैक्षिक संस्था का अच्छा प्रधान वह है जो शैक्षिक प्रशासन को समझता है और उसके सिद्धांतों को अक्षरश लागू करता है, यानी जिस प्रकार उसके सिद्धांत लिखे हुए हैं उसी प्रकार से लागू करता है, या अनुशासनहीनता को सहन नहीं करता है, लचीला रुख अपनाता है और मानवीय व्यवहार के साथ सहयोग पूर्वक कार्य करता है, या शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके कार्यकलापों में स्वतंत्रता देता है। बताइए दोस्तों एक शैक्षिक संस्था का जो प्रधान होता है अच्छा प्रधान कौन सा होगा। दोस्तों शैक्षिक संस्था का प्रधान यानी एक तरह से कह सकते हैं प्रबंधक कह सकते हैं आप, या प्रधाना अध्यापक कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो दोस्तों वह कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों जो प्रधाना अध्यापक है वह होना चाहिए एक लचीला रुख अपनाने वाला होना चाहिए। लचीला रुख का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कुछ नियम है तो जरूरत के अनुसार मानवीय व्यवहार के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सके, उनमें वह परिवर्तन कर सके, ये होता है एक लचीला रुख। मानवीय व्यवहार के साथ सहयोग पूर्वक कार्य करना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रगति के अनुवीक्षण का श्रेष्ठतम तरीका को क्या होता है। दोस्तों जो प्रगति है यानी जो बालक की प्रगति है, बालक की ऊंचाइयों तक जा रहा है, उनके अनुवीक्षण का जो उच्चतम यानी उच्चतम जो श्रेष्ठ तरीका होगा वह कौन सा होगा। वरिष्ठों द्वारा अनुवीक्षण करना, स्व अनुवीक्षण, सहकर्मियों द्वारा अनुवीक्षण, या समाज द्वारा अनुवीक्षण। बताइए दोस्तों प्रगति के अन्वेषण का जो श्रेष्ठतम तरीका है वह कौन सा होगा। तो दोस्तों यदि बालक स्वयं से स्वयं का अन्वेषण का दोस्तों मतलब होता है आकलन करना, शब्द को घुमाया गया है। आकलन यदि बालक स्व आकलन करता है, स्वयं का आकलन करता है तो ये सबसे श्रेष्ठतम तरीका होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि स्व अन्वेषण नहीं होता ऑप्शन में तो सहकर्मी अन्वेषण को इसमें उच्च माना जाता है, परंतु दोस्तों इसमें स्व अन्वेषण है इसलिए ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है। विद्यालय मुख्याध्यापक का दोनों दोस्तों सेम ऑप्शन हो गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का या समूह स्रोत व्यक्ति का। बताइए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय की विकास योजना का निर्माण करना किसका दायित्व है। तो दोस्तों किसका दायित्व है बताइए। तो यह दोस्तों किसका दायित्व है, क्या विद्यालय मुख्य अध्यापक का दायित्व है या खंड शिक्षा अधिकारी के या समूह स्रोत व्यक्ति का। बताइए दोस्तों
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय के लिए एक पूर्णकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया जाएगा, जहां बच्चों की प्रवेश संख्या 80 से अधिक हो, 100 से अधिक हो, 120 से अधिक हो या दोस्तों 130 से अधिक हो। बताइए कहां पर दोस्तों प्रधानाध्यापक का पद सृजित होगा? तो वहां पर जहां पर दोस्तों 100 से अधिक विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवांशिक और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास मुख्यतः संज्ञानात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। बताइए दोस्तों बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? तो दोस्तों बाल विकास के जो सिद्धांत है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए क्या विकास दोस्तों पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसको सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। एक क्षेत्र में जो दोस्तों विकास होता है, क्या उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में नहीं पड़ता? तो दोस्तों पड़ता है इसका प्रभाव। विकास आनुवांशिकता और वातावरण से क्या प्रभावित नहीं होता? तो दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। अर्थात दोस्तों विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरण से क्या होगा? प्रभावित होगा। यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके का इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। दोस्तों टिक करिएगा अपसारी चिंतन को, अभी हम बताएंगे क्या होता है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो विभिन्न संकल्पों के बीच दोस्तों संबंध खोजने को महत्व दे, या दोस्तों जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आयोग के अनुसार। परंतु दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है यह भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जहां दोस्तों संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दिया जा सके। दोस्तों अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का ही भाग है। किसका भाग है दोस्तों? सृजनात्मकता का भाग है। यदि ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं होता तो ऑप्शन बी राइट आंसर होता, परंतु दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समान रूप में है? यानी कौन सा जो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। बात करते हैं जीन पियाजे की, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आप सभी जानते हैं। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुल इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। वे अवस्थाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी थी दोस्तों? संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी थी? संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी थी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी थी दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। चौथी थी दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 11 वर्ष से अधिक होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास में कोई संबंध नहीं है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बताइए दोस्तों लेव वाइगोत्स्की का क्या विचार था भाषा एवं विचार के संबंध में? दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? तो
इन्होंने दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। क्या दोस्तों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों भाषा के संबंध में जो लेओ वाइगोत्स्की का विचार था, भाषा और विचार के संबंध में इनका मानना था कि भाषा पहले आती है। क्या दोस्तों? भाषा पहले आती है और संज्ञानात्मक विकास बाद में होता है, यानी भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया? केवल व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा या दोस्तों सम्मिलित एकीकृत शिक्षा? बताइए दोस्तों, समकालीन जो नीतियां थी उनके अनुसार दिव्यांग जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा के लिए कौन से मॉडल को सुझाया गया था? तो दोस्तों इनकी शिक्षा के लिए समावेशी मॉडल को सुझाया गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण काफी प्रभाव डालते हैं। दोस्तों जो बालक का अधिगम होता है दोस्तों, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या कहलाता है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया जो परिवर्तन है वह अधिगम कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण काफी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीण प्रवीण दोस्तों प्रवीण अभिमुख अधिगम। क्या दोस्तों? प्रवीणता अभिमुख अधिगम। क्या दोस्तों? प्रवीणता उन्मुख अधिगम। यहां पर मिस टाइपिंग है। वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? इस क्वेश्चन में सीधा सा पूछा गया है कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों प्रवीणता अभिमुख अधिगम जो है इस पर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? क्या प्रदर्शन उन्मुख अभिमुख होना चाहिए, स्पर्धात्मक या व्यक्तिपरक होना चाहिए, अध्यापक प्रधान होना चाहिए, दोस्तों सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए? तो दोस्तों कैसा अधिगम होना चाहिए? सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग या शिक्षा शास्त्रीय उपागम? बताइए निम्न में से कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? दोस्तों अधिगम अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है, तो दोस्तों बिल्कुल अधिगम अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है। अधिगम क्या सामाजिक समाज से प्रभावित होता है? तो दोस्तों बिल्कुल समाज से। अधिगम पर दोस्तों वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वातावरण समाज का ही एक भाग है, या यूं कहें कि समाज का वातावरण का समाज एक भाग है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। दोस्तों क्या संवेग? बिल्कुल संवेग से भी अधिगम प्रभावित होता है। यदि बालक दोस्तों चिंतित है, काफी क्रोध में है, तो दोस्तों ये एक संवेग है, क्रोध, चिंता, ये सारे संवेग हैं। तो दोस्तों इनकी वजह से बालक अधिगम नहीं कर पाएगा, यानी सीख नहीं पाएगा। और दोस्तों शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक, सामाजिक या शारीरिक? बताइए विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। किससे है दोस्तों? संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिंज की दुविधा। दोस्तों ये एक लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक कहानी है। दोस्तों लॉरेंस कोहलवर का सिद्धांत हम आपको जल्दी ही पढ़ाने वाले हैं, उसमें आपको ये कहानी के बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलवर ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास या व्यक्तिगत विकास? दोस्तों लॉरेंस कोहलवर का सिद्धांत कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है? बताइए
एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका विद्यार्थियों में उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। क्या दोस्तों? एक शिक्षिका विद्यार्थियों में उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं? घोषणात्मक कौशल, अधिसंज्ञानात्मक कौशल, प्रतिक्रियात्मक कौशल या शब्दार्य? बताइए दोस्तों। एक शिक्षिका विद्यार्थियों में उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। स्वयं की दोस्तों चिंतन प्रतिक्रियाएं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल को विकसित करना चाहती है? दोस्तों वह अधिसंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करना चाहती है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है मूर्त और अत्यधिक जटिल होता है, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है, अप्रासंगिक होता है या बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होता। तो दोस्तों विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित तब महसूस करते हैं जब जो दोस्तों कार्य होता है वह उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कथन ए कहता है एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क दिया गया है विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होती है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सभी विकल्प को चुनना है। दोस्तों इसका कथन दिया गया है कि एक बच्चे की विकास की जो प्रगति है वह उसी उम्र के जो बच्चे हैं उनके विकास दर की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। यानी जो दोस्तों बच्चा है, मान लीजिए 5 वर्ष का बच्चा है। क्या दोस्तों? 5 वर्ष का बच्चा है। दोस्तों इसके विकास की दर इसके हम उम्र यानी दूसरे 5 वर्ष के बच्चे के साथ तुलना करके क्या इसको मापा जा सकता है? यह कथन दिया गया है। तर्क दिया गया है विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होती है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है या ए और आर दोनों गलत है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर क्या है? दोनों ही गलत कथन दिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हों। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, जिनमें दोस्तों तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। बताइए दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों क्या करना चाहिए? वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रगतिशील। क्या दोस्तों? प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप क्या सामाजिक होता है या पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है? क्या बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है? क्या दोस्तों पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है? बताइए दोस्तों एक जो प्रगतिशील शिक्षा होगी या एक प्रगतिशील जो कक्षा होगी उसमें क्या होगा? तो दोस्तों उसमें सीखने का जो स्वरूप है वह सामाजिक होगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है इस बात की, या विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, या विद्यार्थी के सीखने में कमियां या अभाव ताकि उसकी सफलता की पुष्टि या पहचान की जा सके, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। बताइए दोस्तों
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी, इस बात को भी याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, यह दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है या इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता या आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। बताइए दोस्तों, प्रतिभावान जो विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, उसकी विशेषता कौन सी है? दोस्तों एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञान जिसे मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, या दोस्तों रटकर याद रखना। बताइए। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक विशेषताओं पर प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? तो दोस्तों यह अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन को सुगम बना रहा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। बताइए दोस्तों आंतरिक प्रेरणा कौन सी है? दोस्तों रुचि के कारण कार्य करना या अध्ययन करना, यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी दोस्तों बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, केंद्रीकरण या संरक्षण। बताइए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित या संशोधित करता है। क्या दोस्तों? अपने स्कीमा में बदलाव करता है या दोस्तों उसमें संशोधन करता है। इसमें स्कीमा क्या होता है दोस्तों? यह ज्ञान की एक इकाई होती है। क्या होता है दोस्तों? यह एक ज्ञान की इकाई होती है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 2 आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जल्दी है दोस्तों 3 से 4 क्लासें आपको थ्योरी की मिलने वाली है जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनकी CDP की। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।